हाय एवरीवन, दिस इज शिवानी कपूर एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट मेडन। आज हम कल के मैच के बारे में, जो कल इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ के बीच थर्ड T20I खेला गया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम स्पेशली फोकस करेंगे हार्दिक पांड्या, जो हमारे T20 के कैप्टन हैं, उनका जो कल बिहेवियर था फील्ड में, जिस तरीके से वो तिलक वर्मा पे चिल्लाए थे एंड जिस तरीके से उन्होंने सेल्फिशली उनको फाइनल रन नहीं लेने दिया, जिसके वजह से उनका 50 रह गया, एक यंगस्टर को डीमोटिवेट कैसे फील करवाया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट सूर्य कुमार यादव, Sky's fantastic batting, the way he's performed, the way he's played, the shots he played, which was so unbelievable. Sky being totally Sky, we shall talk about that as well. And then we will talk about Kuldeep Yadav, who's done fantastic for the Indian team in the T20 format. And जब भी उनको चांस मिलता है in the Indian team, he does well, and he just performs great for his country. He never lets his team down. And कल तो उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि वेस्ट इंडियंस were left clueless. They did not know बॉल कहाँ जा रही थी, and जहाँ डाउनफॉल वेस्ट इंडीज़ की शुरू हुई, वहाँ कुलदीप यादव का ही हाथ था. So we shall talk about that. We should also analyze कि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से क्या गलतियाँ हुई, एंड what could they have done differently कि वो कल का मैच जीत सकते थे. इनफैक्ट वेस्ट इंडीज़ के जो कैप्टन है रोमन पॉवेल, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि वेस्ट इंडीज़ जीत सकती है एंड एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है, इंडिया को 3-0 हरा के सीरीज़ विन करके. बट हाउएवर अभी कल के मैच में तो ये पॉसिबल नहीं हुआ है. वी स्टिल हैव 2 मैचेस टू गो ऑन द 12th एंड द 13th. एंड तो ये देखना है कि अगर वेस्ट इंडीज़ हिस्ट्री क्रिएट करेगी या हार्दिक पांड्या की टीम एक हमारी इंडियन टीम वापसी करेगी, जिससे वो सीरीज़ को गवाए नहीं एंड अपनी बेइज्जती और ना करवाएं. सो सारी बातें हम कल मैच के रिगार्डिंग एंड ऑन एंड ऑफ द फील्ड जो बातें हो रही हैं रिगार्डिंग इंडियन क्रिकेट, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो वी वेलकम ऑन दिस वीडियो आवर एक्सपर्ट क्रिश, who will talk about the match yesterday, who will talk about his favorite player Hardik Pandya, and who will talk about my favorite player Sky, and everything that went in favor of the Indians, as well as things that could have been improved. So welcome Krish, what is your opinion about yesterday's match? Please let us know. नमस्ते दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है. जैसा कि शिवानी ने बताया कि हम एक मैच जीत गए हैं, 3 में से 1 जीत गए, तो हम एक मैच जीत करके अभी सीरीज जीतने के चांसेस हमारे बने हुए हैं. सो क्रिश, आप हमें ये बताइए कि जो आपके फेवरेट हैं हार्दिक पांड्या, जिसे आप प्यार से पांडू कहते हैं, उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी हरकत कल फील्ड में की. पहले तो वो तिलक वर्मा में चिल्लाने लग गए थे. हम जीत के बहुत पास थे, पर वो आई डोंट नो व्हाट गॉट इनटू हिम, वो अपना डोमिनेशन दिखाना चाहते थे. तो उन्होंने किसी फ्यूटाइल मैटर पे कि वो डबल नहीं भागे, जबकि वो डबल उस टाइम काफ़ी रिस्की था एंड हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक नहीं दी, तो उन पे वो चिल्ला पड़े. एंड देन ही डिड द फनीएस्ट एक्ट पॉसिबल. उन्होंने तिलक वर्मा को स्ट्राइक नहीं दी 49 पे जब वो थे, जबकि अपने आप से उन्होंने एक 6 मार के मैच जिता दिया. सो ही ट्राई टू बी एन MS धोनी, ट्राई टू टेक अवे द ग्लोरी ऑफ द मैच by hitting a 6 and winning the match, whereas what he should have done was he should have rotated the strike, he should have given the strike back to Tilak Verma, and Tilak Verma should have taken the single and actually completed his 50 and won the match for the country. So the entire country and the fans are very disappointed with this sort of an attitude from Hardik Pandya, and then his behavior has been atrocious. So what do you have to say about this? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हार्दिक पांड्या, जो कि पांडू मैं जिसको बोलता हूँ, वो बिल्कुल सही बोलता हूँ, क्योंकि वो पांडू जैसी हरकत कर देता है. क्योंकि अब आप देखोगे इस मैच के दौरान उसने कोशिश की तिलक वर्मा की पहले हाफ सेंचुरी रोकने की, तो उसने पूरी कोशिश की कि वो रन बनाए, बट उससे रन नहीं बन रहे थे. तो वो कोशिश कर रहा था कि सिंगल को डबल करके कि पूरी स्ट्राइक रखे और रन बना के मैच खत्म कर दे, उसकी 50 रह जाए. बट वो नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, जिसमें उसने बोला कि तिलक वर्मा को NO रहना. NO का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, नॉट आउट रहना मैटर करता है. उसने ये बोला. अगर वो इतना ही अच्छा कैप्टन है, लीडर है, अगर वो ये बोल रहा है कि NO रहना है, नॉट आउट रहना है,
ये मैटर करता है। तो क्या उस गधे को ये नहीं पता कि 50 भी मैटर करती है? एक यंगस्टर खिलाड़ी आया है और 3 मैच में से 2 मैच में लगातार हाफ सेंचुरी बनाता तो एक अलग रिकॉर्ड होता। पहले मैच में उसने 39 रन बनाए, दूसरे में 51 और तीसरे में भी उसकी हाफ सेंचुरी हो जाती, जिससे कि उसका प्रदर्शन बहुत बेटर हो जाता है। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या जेलसी फील कर रहा था, क्योंकि इसने 3 मैच T20 खेल लिए, ODI खेल लिए, इससे कुछ हुआ नहीं है, न तो हाफ सेंचुरी तो छोड़ो, बाकी के रन भी नहीं लग रहे और स्ट्रगल कर रहा है। और एक यंगस्टर आके उसके सामने इनिंग ही नहीं खेलता, हाफ सेंचुरी मारने वाली बात नहीं है। बात यह है कि वो इतने कॉन्फिडेंस से खेलता है। कल की इनिंग में देखा होगा 2 बॉलों पे स्टार्टिंग में उसने जो शॉट खेले, उन शॉटों पे आपको क्लियर दिख रहा था कि उसका कॉन्फिडेंस। तो ऐसे खिलाड़ी को नॉर्मली कोई और कैप्टन होता तो वो उसको बढ़ावा देता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जीत मैटर करती थी, अर्ली जीत नहीं मैटर करती थी, क्योंकि रन रेट का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जीत। और हाँ, हमारे पास 14 बॉल बची थी। अगर पांड्या, जो कि मैं पांडु फिर से बोल रहा हूँ, अगर वो 2 बॉल डिफेंस भी कर लेता तो तिलक वर्मा नेक्स्ट ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी बना लेता और इंडिया जीत जाती आसानी से, जो कि जीत ही गई थी। तो उसकी 2 हाफ सेंचुरी हो जाती। उस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस कहाँ किस लेवल पे जाता, मतलब सोचो। तो मैं फिर से इसकी एज ए कैप्टन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाऊंगा कि ये जो करता है ये अपने सिर्फ सेल्फिशनेस दिखाता रहता है, इसमें कैप्टन वाला हुनर नहीं है। तो हम ये भी देख रहे थे कि 1 ओवर पहले जब तिलक वर्मा ने डबल नहीं लिया, सिंगल लिया था, तो हार्दिक पांड्या उनमें बहुत बुरी तरह चिल्ला रहे थे, जबकि हार्दिक पांड्या को एक्नॉलेज करना चाहिए था कि तिलक वर्मा ही वो बैटर है, वो सीरीज के पहले तो इंडिया साइड से हाईएस्ट स्कोरर है अभी तक के। और दूसरी बात, वो ही एक बैट्समैन है जिन्होंने एंड तक वो लेके गए हैं। तो एक यंगस्टर पे अपने इनिशियल मैचेस पे ऐसे चिल्लाना, पब्लिकली ऐसे चिल्लाना, और जबकि वहाँ डबल रिस्की हो सकता था, बट हार्दिक पांड्या अपने स्ट्राइक लेना चाहते थे, मैच MS धोनी बनना चाहते थे, मैच फिनिश करना चाहते थे, तो ना ही उन्होंने 50 रोकी, पर उन्होंने उस पर एक यंगस्टर पे चिल्ला के उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोराल भी डाउन किया। बाद में मैच के बाद हम देखते हैं कि उनकी वो तिलक वर्मा उसके बैट भी उठा के वापस जा रहा था। तो व्हाट इज दिस बिहेवियर? मतलब ये हार्दिक पांड्या चीज क्या है? ये कैसी बिहेवियर, किस सदी का बिहेवियर ला रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि जो हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का बिहेवियर, जो बैड बिहेवियर होता है, और स्पेशली ऑन फील्ड, तो उससे जो बाकी के खिलाड़ी हैं वो थोड़ा सा डरते हैं। जब डरते हैं कैप्टन से, तो वो खुल करके अपनी डिमांड नहीं रख सकते कि मुझे फील्ड प्लेस यहाँ पे चाहिए, मुझे ऐसे बैटिंग करनी है, मुझे करनी है, क्योंकि ये इतना गंदा बिहेवियर दिखाता है फील्ड पे, तो जिससे कि खिलाड़ी का मोरल डाउन हो जाता है। ऑब्वियसली करोड़ों लोग देख रहे होते हैं लाइव, और ग्राउंड पे भी होते हैं, अदर्स कंट्री के खिलाड़ी मौजूद होते हैं, उनके सामने आपका लीडर आपके ऊपर बिना बात के ऐसे गंदे तरीके से चिल्लाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वहाँ पे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, वो 6 मारने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनसे मिस हिट हुआ, जो ले में है नहीं, तो वो कोशिश कर रहे थे कि सिंगल का डबल ले ले, डबल लेके या तो तिलक वर्मा रन आउट हो जाए या वो दोबारा स्ट्राइक पे चले जाए, जिसके कारण उसकी हाफ सेंचुरी ना बने, और वो उसकी हाफ सेंचुरी नहीं चाहता था, ये उसका एक मोटिव था। तो क्रिश, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो मुझे कभी कभी हार्दिक पांड्या की कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ वैलिड भी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो आई मीन, बीइंग द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, इंडिया इज़ मतलब इंडिया में क्रिकेट इज़ लाइक इट्स लाइक अ रिलीजन। हम शायद इतने रिलीजियस या स्पिरिचुअल नहीं है जितना हम क्रिकेट को मानते हैं, एंड ऐसे टीम का इतना नॉन सीरियस कैजुअल सॉर्ट ऑफ अप्रोच रखना, एंड ऐसा नॉन सीरियस कैप्टन को रखना, आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इन फेवर ऑफ द गेम, और ना ही इससे टीम का कोई बेनिफिट है, ना ही इसमें कंट्री का कोई बेनिफिट है। सो हार्दिक पांड्या शुड seriously do something about his attitude and about his the way he conducts himself। तो इस चीज़ में आपका क्या ओपिनियन है? देखो, हार्दिक पांड्या के बारे में मैं ये कहूँगा कि हार्दिक पांड्या है मनबुद्धि। आपने एक मूवी देखी होगी दबंग, सलमान खान की, उसमें उनके भाई का रोल निभाते हैं अरबाज खान, तो वो मनबुद्धि होता है। तो ये हार्दिक पांड्या सेम मनबुद्धि है, इसका खुद का कोई दिमाग चलता नहीं है और दिमाग है भी नहीं इसमें। तो ये ऐसे एक्सक्यूजेस दे देता है, इसको खुद ही नहीं पता होता कि मैंने पीछे क्या बोला था, अब मैंने क्या बोल दिया, कोई मैच ही नहीं खा रहा है। तो यहाँ कोई सेंस ही नहीं बनता था। आराम से उस खिलाड़ी की हाफ सेंचुरी होती,
आप यंगस्टर को मौका देते और आप एक वैसे भी एक एज ए आपने बोल दिया था माइक में जाके एनओ मैटर करता है, नॉट आउट मैटर करता है, तो आप उसकी हाफ सेंचुरी बनवाते तो आपका लेवल का वैसे ही बढ़ जाता ऊपर। वो खिलाड़ी आपको रोल मॉडल मानता तो रोल मॉडल मानता। लेकिन आपने क्या की बेवकूफ़ी, आप जेलसी अंदर से दिखा रहे थे, वो आपकी बाहर भी पकड़ी गई। और इतना कैमरा मैन होते वो पकड़ लेते यार, आपकी जेलसी आपके चेहरे पे दिख रही थी स्टार्टिंग से। आप 2 ओवर पहले, उससे पहले तो आप टुक टुक कर रहे थे। फिर जैसे ही तिलक वर्मा हाफ सेंचुरी के पास पहुंचे, आपने अपना माइंड गेम खिला रहे थे तो हाफ सेंचुरी बना देगा। उसको बोला यार एनओ जाना है, नॉट आउट जाना है, नॉट आउट जाना। आप चाह रहे हो कि वो छक्का मार के चौका मार के अपनी हाफ सेंचुरी पहले पूरी ना कर ले, कि जिससे आपका गेम प्लान फ्लॉप हो जाए कि इसकी हाफ सेंचुरी रुक जाए। फिर आपने हाफ सेंचुरी रोक दी, आप आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, शर्मिंदा हो रहे हो तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल देते हो कि हमें फैसिलिटीज नहीं मिली। अबे तुम्हें फैसिलिटीज कहाँ नहीं मिलती है यार? तो इतनी मतलब तुम एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हो 5-5 करोड़ की 2 घड़ियां पहन के आ जाते हो। मतलब कौन बेवकूफ 2 घड़ी है एक ही साथ में पहन के आता है, और तुम क्या एक्सक्यूजेस दे रहे हो? तुम्हें फैसिलिटीज नहीं मिलती यार। बीसीसीआई के पास इतना पैसा है समुंदर की तरह, आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती ना, तो फिर कहीं नहीं मिलती। छोड़ दो यार खेलना, तुमसे बेटर खिलाड़ी है हमारे पास। तो ये फालतू के एक्सक्यूजेस देना बंद करो। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो एक्सेप्ट करो कि मेरे से गलती हुई है और ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसा कहा है कि 49 नॉट आउट में उसने सिंगल नहीं लेने दिया क्योंकि वो पाकिस्तान को ट्रिब्यूट दे रहे थे। तो इस स्टेटमेंट का कोई सेंस बनता है आपके सामने? क्योंकि मुझे तो इसका सेंस समझ में नहीं आया। ये तो देखो वही वाली बात होगी कि अब मोदी जी बोलते हैं कि मैं चंद्रयान 3 लॉन्च नहीं कर रहा क्योंकि कोई टुक नहीं बनता, ऊपर जाके कुछ होगा। अरे पाकिस्तान का गेम अपना है, भारत का गेम अपना है। तुम तो एज ए कैप्टन खेल रहा है तो किस इस चीज़ को क्या जस्टिफाई कर रहा है कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ? क्या दिखाना चाह रहा भाई? क्योंकि मैच तो आराम से जीत चुके थे, और जिताने वाले खिलाड़ी तो एक ड्रेसिंग रूम में जा चुका था जो 83 मार चुका था, दूसरा खिलाड़ी फील्ड पे था, उसकी हाफ सेंचुरी होती, डिजर्व करता था वो बंदा हाफ सेंचुरी। कोई भी होता, अगर ये खुद होता कोई और इसके साथ कर देता तो क्या इसको अच्छा लगता? नहीं लगता। हमें अच्छा नहीं लगा यार, उस बंदे के साथ हुआ है तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? तो ऐसे फालतू के एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो यार। हम वैसे ही परेशान हैं तुमसे ऐसी फालतू की चीज़ों से। तुम्हारा चेहरा देखना पड़ता है हमें, ये बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, पता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम भारत को जीतते हुए देखना चाहते हैं, हम अच्छा गेम देखना चाहते हैं, तो हम झेल रहे हैं यार तुम्हें, बट ऐसी चीज़ें मत करो यार। तो हम अब दोबारा से आपके फेवरेट प्लेयर पांडू के ऊपर वापस आएंगे, हार्दिक पांड्या के ऊपर वापस आएंगे। तो अब आप क्या सोचते हैं कि पांड्या को नेक्स्ट मैच जो होने वाला है 12th एंड 13th में 2 कंसेक्यूटिव डेज में 2 मैचेस हैं इंडिया के। सो व्हाट चेंजेस शुड ही अडॉप्ट? एंड क्या आप स्पेशली हार्दिक पांड्या जो एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती उनको प्रॉपर वेस्ट इंडीज़ में, पता नहीं उनको क्या फैसिलिटीज़ चाहिए वहाँ, कौन सी लग्जरी चाहिए, एंड यूनिक बन के वो कह रहे हैं कि हम यूनिक लोग हैं, एंड आई डोंट नो अजीब सी बातें करते रहते हैं वो, जिनका ना कोई सिर होता है ना पैर होता है, ना आई डोंट नो क्या माइंड सेट से वो आते हैं। राहुल द्रविड़ जिनको बोला जाता है कि वो इतने काम, इंटेलिजेंट, ग्राउंडेड पर्सनालिटी हैं, वो हार्दिक पांड्या को कुछ सीख या समझ क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि द वे पांड्या इज बिहेविंग एंड द वे पांड्या इज कंडक्टिंग हिमसेल्फ, इट्स रियली एम्बैरेसिंग फॉर द टीम एंड द कंट्री, एंड प्लेयर्स के साथ भी वो कुछ पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, मैं चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन उतरे, एज ए प्लेयर बाद में रहे, कि जो उसका स्टाइल मारने का जो तरीका है, जो उसका फालतू की हरकतें करने का है वो करता रहे यार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन जब कोई और कैप्टन हो तो तब कर लो ना। अभी तुम कैप्टन हो तो तुम्हारा फोकस पूरा गेम पे रहना चाहिए, ऐसी हरकतें मत करो, वरना है ना मैं सैनिटाइजर से ऐसे कर दूंगा तुम्हें, समझे? तो आप विनिंग टीम को लेके जाओ, कोई ज़्यादा चेंजेस मत करो, क्योंकि ये विनिंग टीम बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक चेंजेस करना है तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट मैच में आप उमरान मलिक को डाल दो। उमरान मलिक को डाल सकते हो, मुकेश कुमार को बिठा सकते हो, क्योंकि वो भी अभी ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं और उमरान मलिक के पास थोड़ा सा तजुर्बा ज़्यादा है इनसे, और वो परफॉर्मेंस देंगे जैसे बाकी सब दे रहे हैं।
Thank you, Krish. Yes, you are absolutely right. Hardik Pandya needs to be served a lesson, and उनको समझ में आनी चाहिए कि यंगस्टर को एज अ यंगस्टर ट्रीट करे, एज अ क्रिकेट प्लेयर ट्रीट करे, थोड़ी रिस्पेक्ट दे, थोड़ी मोटिवेशन दे. इस तरीके से ही शुड नॉट ट्रीट यंगस्टर्स इन दिस मैनर. अगर हम मैच के कुछ पॉजिटिव्स देखें तो द बिगेस्ट पॉजिटिव इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट वाज कुलदीप यादव. कुलदीप यादव जैसे ही बॉलिंग पे आए, वेस्ट इंडीज़ का उसी टाइम मोराल गिर गया, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रही थी कि कुलदीप यादव किस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं. एंड ही टर्न्ड आउट टू बी एन एसेट. उन्होंने 3 विकेट्स लिए. तो कुलदीप यादव के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखो, मैंने हमेशा से बोला है कि कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए. एक तो चाइना मैन है, लेफ्ट आर्मर से बॉल डालता है, और हमेशा जब भी ये खेलता है ना 90% ये सक्सेसफुल रहता है. कभी कभार 10% ही फेल होता है. तो इसके साथ पार्शियलिटी की होती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है. क्योंकि पहले चहल को प्रमोट करते हैं, इसको बिठा देते हैं. अभी तो आपकी सिचुएशन ऐसी, आप दोनों को खिला सकते हो ना. आप दोनों डिफरेंट बॉलर है और टैलेंट दोनों में इक्वल है, तो आप मौका दो उसको. अब मैंने कहा था कि 2 चेंजेस होने चाहिए, जायसवाल और कुलदीप को जैसे खिलाते हैं वैसे ही परफॉर्मेंस देता है. अब ये फिर बिठा देंगे, उसका मोरल डाउन कर देंगे. तो ऐसे खिलाड़ियों को है ना लगातार खिलाना पड़ता है, तभी वो खिलाड़ी अच्छे बनते हैं. कुलदीप मुझे याद नहीं है पिछला उनका मैच कब गंदा गया था. तो वो हमेशा या तो एवरेज करते हैं या टॉप लेवल की करते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा उसको ऐसे खिलाड़ियों को बैक करना चाहिए, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी करते थे या सौरव गांगुली करते थे. सेम वे से अगर हम देखें तो कुलदीप के साथ साथ रवि बिश्नोई भी जो हैं, उनको भी उतना इंडियन टीम में चांस नहीं मिलता है, जबकि वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं. इनफैक्ट मैं इधर उधर न्यूज़ चैनल्स में, यूट्यूब में देख रही थी तो लोग ये भी कह रहे थे कि जब रवि बिश्नोई रिटायर हो जाएगा और उसकी पेंशन आने लग जाएगी, तब शायद उसको इंडियन टीम में चांस मिलेगा. तो जैसे कुलदीप यादव को भी इंटरमिटेंट चांसेस मिलते हैं, पहले मिलते हैं फिर नहीं मिलते हैं. रवि बिश्नोई को तो बहुत सारे नहीं मिलते हैं और फिर थोड़े से मिलते हैं. अब देखो उसको भी बैठा दिया मैच में. तो रवि बिश्नोई के बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं? देखो, मैंने बोला था कि भारत 2 पेसर के साथ जा सकती है, तो मैं चाहता था कि बिश्नोई को मौका दिया जाए, क्योंकि बिश्नोई एक ऐसे यंगस्टर है जिसको आप लगातार खिलाओगे तो वो सबसे अच्छे बॉलर निकलने वाले हैं हमारे. दूसरी बात, वो जब भी बॉलिंग डालते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, चाहे उनकी बॉल पे कोई 6 मारते, बट उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये होता है कि मैं अपनी बॉल सेम डालूंगा, मेरी लाइन लेंथ सेम रहेगी, क्योंकि मुझे इस लाइन लेंथ पे विकेट मिलेगी. और वो हमेशा वही करते हैं और विकेट्स निकालते हैं. लेकिन ऐसे खिलाड़ियों को पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता. आईपीएल में तो मौका मिलता है, लेकिन इंटरनेशनल में कोचेस और कैप्टन की क्या सोच होती है. थोड़ा सा फेवरेटिज्म मैं डेफिनेटली बोलूँगा, करते ही हैं, हमेशा से ही करते हैं. चहलपंथी जो करते रहते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, तो उनको ज़्यादा मौका दिया जाता है. कुलदीप यादव के साथ पार्शियलिटी इसलिए हो जाती है. अब बिश्नोई उस नंबर में आ गए कि उनको के साथ भी हो जाती है पार्शियलिटी. तो टैलेंटेड खिलाड़ी है, इनमें हुनर बहुत है और इनको खेलने का मौका देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देते. तो इसमें सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि हमारे कोच और जो कैप्टन है वो ये चीज़ नहीं देखते, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसकी नीड है, जो खिलाड़ी बनते हैं खेलने के लिए, आपको चैंपियन बनाने के लिए, वो टीम में होने चाहिए. ये उनको रखते ही नहीं है. अगर टूर पे लेके भी जाते हैं तो उनको ड्रेसिंग रूम में बिठा के रखते हैं, बेंच पे बिठा के रखते हैं, तो वो उनका मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. उसके बाद आप सडनली 1-2 मैच देते हो तो वो हाई प्रेशर में उतना परफॉर्मेंस उनकी निकल के नहीं आती है. ओके क्रिश, सो अगर हम नेक्स्ट बैटर के ऊपर बात करेंगे, जो हमारे शुभमन गिल हैं, तो उनके लिए हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं. ही इज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग वेल. इनफैक्ट लास्ट 10 मैचेस में जो उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उनके सिर्फ 218 रन है. सो ही इज़ प्लेइंग विद एन एवरेज ऑफ 21.8. सो उनके बारे में आप कुछ हमें बताइए कि शुभमन गिल शुड ही नॉट प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स. कोई जर्नलिस्ट एंड कोई यूट्यूब में एंड न्यूज़ में ऐसा भी लोग एनालिस्ट कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ ODI एंड टेस्ट फॉर्मेट पे फोकस करना चाहिए, एंड ही शुड नॉट concentrate on the T20 format. He should just play the IPL and that's it. So what do you think has gone wrong with Shubman Gill? Why is he not performing? And क्या करना चाहिए उन्हें वापस फॉर्म में आने के लिए?
तो देखो गिल के ऊपर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि गिल इस सीरीज से पहले एक अलग लेवल के खिलाड़ी बने हुए थे, सबको की एक्सपेक्टेशन यहाँ है और खिलाड़ी भी वैसे ही है बिल्कुल। जो नेक्स्ट मास्टर आने वाले हैं सचिन गावस्कर और कोहली के बाद वो शुभमन गिल होने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि इनकी परफॉर्मेंस डाउन क्यों गई है, यहाँ से यहाँ क्यों आई है। इसमें सबसे बड़ा अहम रोल मैं बताऊँगा कि राहुल द्रविड़ का है, फिर दूसरे मैं बात करूँगा कि रोहित शर्मा का है। इसमें क्या कारण है मैं बताता हूँ। सब लोग कहेंगे कि नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, बट इसका फैक्ट है शुभमन गिल टेस्ट में जब नीचे आए तो नीचे जब बैटिंग ऑर्डर आप किसी का बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हो ना, चाहे प्लेयर बोल देता है, क्योंकि आप प्लेयर बोलेगा ही ना, क्योंकि आप सीनियर खिलाड़ी आपसे पूछेंगे कि आप इस नंबर पे खेलोगे, वो ये तो नहीं बोल सकता ना कि नहीं सर भैया मैं नहीं खेल सकता, क्योंकि आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो वो तो बोलेगा यार मैं इस नंबर पे खेल लूँगा। एज ए लीडर आप क्या करते हो, एज ए लीडर जैसे सौरव गांगुली थे, एज ए लीडर उसने क्या सोचा कि धोनी से रन नहीं बन रहे, धोनी नया है बट उनको पता था कि इस खिलाड़ी में टैलेंट है, तो उसने क्या किया, उस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए कि इसमें टैलेंट है, हमें पता है, आप भी देखो, उसने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, अपने आप को नीचे किया और माही को ऊपर भेजा। तब धोनी को ऊपर भेजा तो धोनी ने एक अच्छी इनिंग खेली जिसकी वजह से आज धोनी बन गए। तो एक लीडर का रोल होता है कि आप अपने खिलाड़ी को प्रमोट करो, अपने आप को सेटल करो किसी भी नंबर पे। आपने एशेज में देखा होगा, स्टोक्स ने ऐसा किया है, सौरव गांगुली ऐसा करते आए हैं, विराट कोहली ने बहुत बार ऐसा किया है। बट ये सेल्फिश जो खिलाड़ी मैंने नाम लिया था कि रोहित शर्मा जो बड़ा पाव की तरह बस ऐसे आके घुमाते रहते हैं, मुझे ये सबसे वाहियत खिलाड़ी की जो हरकतें लगती है, एक रोहित शर्मा और एक हार्दिक पांड्या। आप एज ए लीडर उतरते ही नहीं हो, आप अपने ऊपर बस कैमरा देखना चाहते हो। अरे कैमरे वाले का काम है, कैमरा आपको ले लेगा जहां जब उसको लेना होता है। आप अपना तो काम करो। आप एज ए लीडर, एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, जब आप यंग थे तो आपको सीनियर ने सपोर्ट किया, तो अब आपकी बारी है कि आप यंगस्टर को सपोर्ट करो। तो वो चीजें मुझे इस टीम में नहीं दिख रही है। बट शुभमन गिल को तो कंसिस्टेंट चांसेस मिल रहे हैं, वो ड्रॉप भी नहीं हुए हैं, वो या तो ओपनिंग करते हैं या नंबर 3 पे आते हैं मोस्टली। एंड क्या हम ये भी अब बातें उठ रही हैं कि शुभमन गिल क्या एक एशिया के प्रिंस हैं, जैसे उनको प्रिंस ऑफ क्रिकेट अब बोला जाता है, कोहली को किंग बोला जाता है, तो शुभमन गिल को प्रिंस बोला जाता है। तो लेकिन कुछ क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि शायद वो सिर्फ प्रिंस ऑफ एशिया हैं क्योंकि वो बांग्लादेश और इंडिया और स्पेशली अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ बहुत बहुत अच्छी बारियां खेलते हैं वो, एंड आईपीएल में बहुत अच्छी बारियां खेलते हैं वहाँ। तो क्या वो प्रिंस ऑफ एशिया बन के रह गए हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता फ्रैंकली कि उनको अब ड्रॉप किया जाता है या नंबर 3 से उनको नीचे भेजा जाता है। मैक्सिमम एक बारी नंबर 4 पे आई थिंक ही केम, बट नॉट लोअर देन दैट। सो आई थिंक उनको इनफ बॉल्स मिलती हैं खेलने के लिए, स्पेशली एज एन ओपनर और वन डाउन। तो बट देयर इज सम प्रॉब्लम कि आउट ऑफ एशिया उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है जो हम एक टॉप लेवल के या नेक्स्ट बादशाह ऑफ क्रिकेट से एक्सपेक्ट करते हैं। देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि शुभमन गिल सिर्फ एशिया के प्रिंस है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज जीती थी वहाँ शुभमन गिल ने एक ऑलमोस्ट 97 रन की पारी खेली थी, जो सेंचुरी के बराबर हुई थी। ऑलमोस्ट कहने का मतलब मेरा है, तो ऐसा नहीं है बाहर नहीं चलते। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी शुभमन गिल उभरते हुए सितारे हैं, तो जो उभरता हुआ स्टार होता है उसको जब तक वो ऊपर तक ना पहुंच जाए उसका लगातार परफॉर्मेंस देना मुश्किल होता है। जैसे विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी थे जो स्टार्टिंग से लगातार ऐसे धीरे धीरे चढ़ते हुए फिर बिल्कुल ऊपर और ऊपर ही रहे। बाकी सचिन ऊपर नीचे रहे, आप देखोगे गांगुली ऊपर नीचे रहे, सहवाग सब ऊपर नीचे जाते हैं। अभी शुभमन गिल बहुत यंग है, लगातार खेल रहे हैं, बट लगातार खेलने का मतलब ये नहीं है कि एक ही मैच में फॉर्मेट में ज़्यादा खेलें। तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं और तीनों फॉर्मेट का गेम अलग हो जाता है। वाइट बॉल अलग है, रेड बॉल अलग है। तो जब आप किसी भी फॉर्मेट में आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन जाता है तो वो फॉर्मेट आपके माइंड में रहता है कि यार मुझे इस फॉर्मेट में अभी परफॉर्मेंस और बेटर करनी है और मुझे पब्लिक को दिखाना है ताकि मैं सपोर्ट करूँ। और एक और बात बताना चाहूँगा कि अभी जैसे वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप एक बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसका भी प्रेशर होता है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से राहुल द्रविड़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या रोहित शर्मा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी खिलाड़ी अपनी पोजीशन पक्का फाइनल मान के चल रहा है कि मुझे चांस मिलेगा, क्योंकि सबको डर है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि पोजीशन ऐसे चेंज की जा रही है। तो
शुभमन गिल लगातार खेल रहे हैं, बट उस जहाँ खेल रहे हैं उससे नीचे ड्रॉप कर दिया जा रहा है, तो उनके माइंड में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं कि शायद मुझे ड्रॉप तो नहीं कर दिया जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। सो क्रिश, मतलब मेरा ये ओपिनियन है दैट मे बी उनको अपनी थोड़ी क्रिकेट कट करनी चाहिए। T20I में शुभमन गिल को ही शुड नॉट बी प्लेइंग एज मैनी मैचेस एंड यू नो एक फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है तो वो दूसरी फॉर्मेट के फॉर्म को भी ख़राब कर देती है, कॉन्फिडेंस को ख़राब कर देती है। सो यू नो शुभमन गिल वॉज डूइंग रियली वेल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, बट जैसे जैसे ईयर फॉरवर्ड हुआ है, IPL ख़त्म हुआ है, वो वेस्ट इंडीज़ आए हैं, his form and his performance has just gone down drastically. So do you again I'm asking you, do you think that he should not play T20 format that much जितना उनको ODI and Test में ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल भी इस चीज़ से एग्री नहीं करता, क्योंकि देखो जो जर्नलिस्ट जो भी बोल रहे हैं वो उनकी एक सोच होती है उसके पीछे बोलने की। उनका मानना होता है पुराने जो सोच के हिसाब से चलते हैं कि जो टेस्ट खेलता है वो ODI नहीं खेल सकता, जो ODI खेलता है वो T20 नहीं खेल सकता। बट मैं आपको बता दूं कि जैसे किंग कोहली है, किंग कोहली ऐसे ही किंग कोहली नहीं कहा जाता, उन्होंने हर फॉर्मेट में अपने आप को ऊपर रखा है। बड़ा उदाहरण मैं सबसे देना चाहूँगा, स्टीव स्मिथ है। स्टीव स्मिथ सिर्फ टेस्ट और ODI के ही खिलाड़ी है। टेस्ट में उनकी एवरेज और देखोगे बहुत अच्छी है, ODI में भी ठीक है, लेकिन T20 में एकदम फ्लॉप है। तो लेकिन किंग कोहली ऐसे नहीं है, किंग कोहली क्लासिक बैट्समैन है, उन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपनी 50+ की एवरेज मेंटेन की है। तो शुभमन गिल भी वैसे ही खिलाड़ी है कोहली की तरह, तो ODI और टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट में वो ढाल लेते हैं। अब क्लासिक बैट्समैन जो होते हैं उनका आपको मैं बताना चाहूँगा, तुलना करना चाहूँगा बाबर आजम। जैसे बाबर आजम एक ऐसे खिलाड़ी आ जाते हैं जो क्लासिक में आते हैं। अगर बाबर आजम को नंबर 3 या 4 पे भेजा जाएगा, T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि T20 का आपने पूछा, तो बाबर आजम 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो क्लासिक बैट्समैन है उनको समय चाहिए होता है इनिंग बिल्डअप करने के लिए। स्टार्टिंग में कुछ बॉल चाहिए होती है, फिर वो बाद में इनिंग बिल्डअप करते हुए अपना स्कोर पहाड़ की तरह कर देते हैं और स्ट्राइक रेट ऊपर कर लेते हैं। किंग कोहली ने भी ऐसे ही किया है। IPL के दौरान एक सीजन में 4-5 सेंचुरी जो लगाई थी, वो जैसे जैसे 30 बॉल्स 40 बॉल्स खेलते हैं उसके बाद उनकी स्ट्राइक रेट 200 की हो जाती है। तो शुभमन गिल भी ठीक वैसे ही है कि उनको स्टार्टिंग में समय चाहिए होता है कि उस समय दूसरा साइड वाला बैट्समैन स्ट्राइक रेट बैटर रखे 150+ की, और वो अपनी 100 और 120 की मेंटेन रखते हैं। फिर जैसे ही वो 40 रन के आसपास होते हैं क्रॉस करते हैं, फिर उनकी स्ट्राइक रेट 200 के आसपास चलती है। तो मैं इस बात से नहीं सहमत करता। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी हमें शुभमन गिल को और समय देना चाहिए, उसकी जैसे जो फॉर्म चल रही है उससे ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना चाहिए, एंड स्लोली वो अपनी प्रॉपर फॉर्म में वापस आ जाएंगे। जी बिल्कुल। जो शुभमन गिल है वो एक यंगस्टर ही हैं, अभी ज़्यादा बड़े हैं नहीं, और लगातार जब खेलेंगे तो धीरे धीरे ग्राफ आता है, थोड़ा ऊपर उतार चढ़ाव देखेंगे, तब वो अपनी तुलना अपने आप में देखेंगे मुझे किन किन की चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करनी है। सचिन तेंदुलकर एंड तक इम्प्रूवमेंट कर रहे थे अपने करियर में। तो मैं बताना चाहूँगा कि शुभमन गिल भी ऐसे ही खिलाड़ी है कि धीरे धीरे वो अपनी गलतियों से सीखेंगे और उन गलतियों को सुधारेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। हाल फिलहाल उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, वो दिखता है उनके जब बैटिंग पे आते हो, बट अगर आप उनको लगातार खिलाओगे नहीं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कैसे? एशिया कप और वर्ल्ड कप में कैसे आप ऐसे खिलाड़ी को लेके जाओगे? तो मेरा मानना है कि उनको लगातार खिलाना चाहिए, क्योंकि वो बड़े टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं और बड़े खिलाड़ी भी हैं, साबित होने वाले हैं। सो क्रिश, अगर हम मेरे फेवरेट सूर्य कुमार यादव, जिसे हम प्यार से स्काई बोलते हैं, उनके बारे में हम बात करें तो स्काई प्लेड अ फैंटाबुलस इनिंग्स येस्टरडे। आई डोंट इवन नो वेदर दैट्स अ वर्ड, बट इट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस। एंड यू नो जो उनके शॉट्स हैं, जो उनके लेग साइड में सिक्सेस हैं, वो जो स्कूप शॉट्स खेलते हैं, इट वाज ऑल ऑन डिस्प्ले। इनफैक्ट जब वो फर्स्ट बॉल से आए, उन्होंने एक 4 मारा, फिर उन्होंने नेक्स्ट बॉल पे एक 6 मारा। सो स्काई वाज एट हिज
best yesterday. So his strike rate was over 180. In fact, it was 188. And जब Sky चलते हैं तो obviously team and match one-sided हो जाता है. There is nothing that the opposition can do. There are no bowlers in this world, that can stand up against him or get him out. It was, a fantastic innings from Sky, and then, we needed that boost from Sky to get back in this series and to show the world that why he is number 1 T20 batsman, and ICC क्यों उनको top rank देता है, because there is nobody like Sky, and he is absolutely fantastic. So what सूर्य कुमार यादव जब भी फील्ड पे आते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल टॉप लेवल पे होता है, और वो मैं मानता हूँ ये खिलाड़ी वो है कि जो 10 मैच खेलेंगे लगातार, 10 में से 7 में तो डेफिनेटली चलेंगे, 8 और 9 भी हो सकते हैं. अब बात करता हूँ कि वो फेल क्यों हो रहे हैं, उनका कारण क्या है. जैसे कि अभी 3 T20 मैचेस जो हुए हैं उसमें से एक में ही क्यों चले. इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ओडीआई में उनके नंबर इधर से ऊपर नीचे किए गए हैं, उनसे उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस डाउन आ गई. बैटिंग परफॉर्मेंस डाउन आती है तो खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, T20 नंबर 1 खिलाड़ी है, बट कहीं ना कहीं अंदर माइंड में चलता है कि यार कहीं मैं आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं चला हूँ. बट वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं चल रहे होते हैं, क्योंकि वो टीम मैनेजमेंट की खिचड़ी के अंदर पिस जाते हैं, जिसके कारण वो उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं निकल के आती जो नेचुरल गेम में निकलते हैं. कल जब वो उतरे फर्स्ट बॉल से स्काई के तरह खेल रहे थे, बिल्कुल बैट के बीचों बीच और फुल कॉन्फिडेंस के साथ शॉट खेल रहे थे. और आपने देखा होगा स्काई का काम ही ये है, वो खेलते हैं तो 150 प्लस की स्ट्राइक रेट और 6-4, मतलब ऐसे नहीं है कि वो लप्पे मारते, बिल्कुल प्योर टाइमिंग. और 360 डिग्री ऐसे ही नहीं बोला जाता, 360 डिग्री वो खेलते हैं इसलिए बोला जाता है. आप देखोगे उनका फिटनेस लेवल एक अलग फिटनेस लेवल है. जिस खिलाड़ी का फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होगा, उनका बॉडी बैलेंस इतना अच्छा होता है, वो किसी भी बॉल को 0.7 सेकेंड्स का ही गेम होता है, आप जल्दी रिएक्ट करते हो और उस रिएक्शन से आपकी परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ चली जाती है. तो स्काई का यही हो रहा है कि उसका बैटिंग ऑर्डर जो ओडीआई में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उनका T20 पे थोड़ा सा असर आया. मैंने बोला स्काई एकदम टैलेंटेड खिलाड़ी है, T20 के कैप्टन बनने लायक खिलाड़ी है, और वो 10 में से 7 में डेफिनेटली चलेंगे अगर उनको सही नंबर पे भेजा जाएगा. तो हमने एंड में स्काई का भी देखा कि जब वो 83 पे थे, उन्होंने एक शॉट मारा लेग साइड पे, और वो बिल्कुल हल्का सा एकदम फ्लैट 6 जा रहा था, लेकिन हल्का सा नीचे रह गया, फील्डर वहीं खड़े थे और वो अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए. वो बॉल एकदम फुल टॉस थी लेग साइड पे, एंड इट हैड मतलब वो बॉल बाउंड्री पे 6 पे जानी थी, बट बहुत ही बैड लक हुआ स्काई का कि वो हाथ पे चली गई, थोड़ी सी नीचे रह गई. थोड़ा 1 मीटर ऊपर या 1 मीटर आजू बाजू के साइड में होता तो वो बिल्कुल ही इट वाज अ फ्लैट 6 एंड वो अपनी सेंचुरी भी जरूर करते. बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ. क्या आपने बोला है हार्ड लक रहा, बिल्कुल हार्ड लक रहा. वो बॉल 6 की ही थी. कभी कभार आपका हार्ड लक आपके अगेंस्ट हो जाता है. वो बॉल 6 की थी, नेचुरली वो इन बॉलों को वो 100 मीटर के 6 मार देते हैं. अब क्योंकि वो बॉल इतनी थोड़ी सी बाहर थी कि उस बॉल को सिर्फ टाइमिंग ही किया जा सकता था, और टाइमिंग उन्होंने बहुत अच्छे से किया था क्योंकि बॉल लो जा रही थी. तो हार्ड लक ये रहा कि जिस डायरेक्शन में गई वहाँ फील्डर खड़ा था, और फील्डर के लिए वो कैच थोड़ा सा ईजी हो गया. अगर अदरवाइज वो इधर उधर होती जहाँ फील्डर नहीं होता वो 6 आसानी से 6 हो जाता. तो समटाइम चलता है कि खिलाड़ी के पाले में बॉल नहीं गिरती है, वो निकल जाती है साइड से. तो कभी कभार फुल टॉस पे भी सचिन आउट हो जाते थे. तो स्काई का ये हार्ड लक रहा, मैं कहूँगा. थैंक यू क्रिश. अच्छा, आप हमें अब ये बताइए कि वेस्ट इंडीज़ का कल परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे. ऑब्वियसली द परफॉर्मेंस वाज नॉट बैड, दे स्कोर्ड 160 एंड दैट वाज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ दिस T20I सीरीज़. सो उन्होंने उतना बैड तो नहीं खेला, बट ऑब्वियसली जैसे कुछ प्लेयर्स थे उनके, ब्रेंडन किंग थे जिन्होंने ओपन किया था, तो ही प्लेड लाइक रन अ बॉल. 42 बॉल्स में उन्होंने 42 रन ही बनाए थे. तो वहाँ अगर वो 42 की जगह 60-70 रन बनाते, 150 के स्ट्राइक रेट
से खेलते तो ये 159 का जो उन्होंने स्कोर खड़ा किया था वो एक्चुअली 180 के अराउंड होता, विच वुड हैव बीन अ कम्पिटिटिव स्कोर। इसके अलावा उनकी टीम में कल होल्डर नहीं खेल रहे थे एंड उसका भी एक सेटबैक उनको लगा था। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेस्ट इंडियन परफॉर्मेंस एंड डू यू थिंक दैट दे प्लेड वेल और उन्होंने कोई मिस्टेक्स की या उसका आपका क्या ओपिनियन है? तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है वेस्ट इंडीज़ कल का मैच खराब खेली। वेस्ट इंडीज़ अपने हुनर के हिसाब से बहुत अच्छा मैच खेली। उन्होंने, आपको पता ही होगा, लास्ट के 2 मैचेस जो उन्होंने खेले, फर्स्ट और सेकंड T20, उससे ज़्यादा स्कोर बनाया। तीसरा मैच हारने का कारण मैं आपको बताता हूँ वेस्ट इंडीज़ का क्या रहा कि हाई स्कोर तो उन्होंने ज़्यादा बनाया बट उनके 2 खिलाड़ी नहीं चले। हर मैच में 2 खिलाड़ी चले। आप पूरन उतना लंबा नहीं खेले, सिर्फ एक ही खिलाड़ी खेले, पावेल, जिसकी वजह से वो हार गए। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि होल्डर नहीं थे। जब होल्डर नहीं थे तो शेफर्ड को वो साइड से सपोर्ट नहीं मिला। जब वो सपोर्ट नहीं मिला तो उनकी टीम ये मैच हार गई। अगर वहाँ पे होल्डर होते तो ये मैच इतने स्कोर पे भी मुझे लगता है कि जीत जाते। और सबसे बड़ा बात मैं आपको बताऊंगा, जब सूर्य कुमार यादव चलते हैं ना तो मैं मानता हूँ कि कोई भी बॉलर आ जाए, वो 360 डिग्री ऐसे हैं जैसे AB डिविलियर्स होते थे, तो वो फिर बॉलर को नहीं देखते। जब उनका बैट चलता है तो बस वो ग्राउंड के बाहर ही मारते हैं सबको। तो क्रिश, आप हमें ये बताइए कि जो तिलक वर्मा की जो कल इनिंग्स थी, जो उन्होंने नंबर 4 में आके तीनों मैचेस में इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है, तो क्या हम तिलक वर्मा को एज अ नंबर 4 ODI बैट्समैन कंसिडर कर सकते हैं? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारे रेगुलर नंबर 4 KL राहुल या श्रेयस अय्यर दोनों इंजर्ड हैं एंड अभी वो इंजरी से वापस आएंगे, लेकिन सीधा वर्ल्ड कप में उनका वापस आना, इज इट द राइट थिंग for the team and the country? Will they have that much of confidence? या अगर तिलक वर्मा नहीं तो क्या आप स्काई को उस पोजीशन में एक ODI टीम में देखना चाहेंगे? तो do you think तिलक वर्मा और स्काई are the answer for BCCI and the Indian cricket team in the absence of Shreyas Iyer and KL Rahul for playing at the number 4 vital position? देखो, मैं तिलक वर्मा के बारे में ये कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि उनमें हुनर नहीं है, टैलेंट उनमें काफ़ी है। और जो टैलेंट मैंने उनका IPL में देखा वही से मैंने अभी इस T20 फॉर्मेट में देखा। तो जाहिर सी बात है वो ODI में भी अपना सेम बिहेवियर के साथ गेम खेलेंगे, क्योंकि जो टैलेंट है, क्लासिक है, उनकी फॉर्म वो चलेगी। बट थोड़ा सा भी हो जाएगा उनको, अगर आप वर्ल्ड कप से पहले बड़े टूर्नामेंट में प्रेशर बड़ा होता है वर्ल्ड कप का, वो फ्लॉप भी हो सकते हैं, खेल भी सकते हैं। अगर खेल गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फ्लॉप हो गए तो उससे उभरने के लिए उनको बहुत समय लग जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप स्काई को वहाँ पे रखो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपके राहुल नहीं आते, KL राहुल नहीं आते हैं, जो कि पंत तो मुझे नहीं लगता आएंगे। श्रेयस अय्यर की कंपैरिजन अगर मैं बात करूँगा तो अगर आप श्रेयस अय्यर से बेटर खिलाड़ी हैं तिलक वर्मा, अगर आप उनको लेके जाओगे तो वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मेरा ये पर्सनल सोच है कि कोई भी खिलाड़ी इंजरी के बाद आता है तो उसे डायरेक्टली बिग टूर्नामेंट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी पहली बात तो उनको बॉडी का फिटनेस लेवल पता नहीं होता। तो मैच के दौरान जैसे शाहिद अफरीदी का हमने देखा था, पाकिस्तान ने उन्हें ज़बरदस्ती T20 वर्ल्ड कप में डाल दिया था लास्ट ईयर, तो वो बड़े क्रूशनल मैच, इनफैक्ट फाइनल मैच में 2 ओवर पहले ही इंजर हो गए थे एंड मे बी अगर शाहिद अफरीदी उस मैच में नहीं इंजर होते तो पाकिस्तान वो मैच जीत सकती थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो एक इंजर्ड खिलाड़ी को हाफ फिटनेस में या मे बी 90% फिटनेस में, इवन 100% फिटनेस में, जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई नहीं होता, उनको खुद ही नहीं पता होता कि वो स्कोर करेंगे नहीं करेंगे। तो श्रेयस अय्यर या KL राहुल दोनों ही इंजरी से रिटर्न कर रहे हैं, दोनों ही नंबर 4 और नंबर 5 के बैटर्स हैं इंडिया के ODI टीम में। तो अभी जैसे एशिया कप एंड वर्ल्ड कप आने वाला है, तो क्या आप ये राइट समझते हैं कि श्रेयस अय्यर अगर फिट हो जाते हैं, KL राहुल, तो उनको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में खिला देना चाहिए? या हमारे पास जैसे आपने कहा तिलक वर्मा या स्काई का 2 का ऑप्शन है, आप स्काई को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, लोग तिलक वर्मा की भी बात अब कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि नंबर 4 और नंबर 5 की पोजीशन के लिए हमारे पुराने प्लेयर्स को देना चाहिए या दीज स्काई शुड बी गिवन अ चांस? देखो, नंबर 4 की बात की जाए तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा के बताना चाहूँगा। मिडल ऑर्डर की बात करते हैं। मिडल ऑर्डर
में क्या है, अगर आप स्काई को रखते हो तो वो आपकी टीम को यहाँ के बैलेंस को यहाँ कर देते हैं। तो स्काई को रखने का मतलब आपकी टीम का बैलेंस यहाँ है। कभी भी सिचुएशन कैसी भी आएगी, जो सिचुएशन का मतलब कहने का मतलब यह है, जब गंभीर सिचुएशन होती है जहाँ से आपको सबकी होप खत्म हो जाती है कि शायद हम नहीं जीत पाए, वैसी सिचुएशन में स्काई ही आपको मैच जिता सकते हैं। श्रेयस अय्यर उस लेवल के नहीं है, के राहुल उस लेवल के नहीं है। तिलक वर्मा में वो टैलेंट है, मैं मानता हूँ, बट मे भी शायद थोड़ा सा अर्ली हो सकता है तिलक वर्मा के लिए, क्योंकि थोड़े से यंगस्टर है। तो अगर आपके पास स्काई ऑलरेडी है तो आप तिलक वर्मा की साइड नहीं देख सकते। अगर एक खिलाड़ी लेना तो स्काई को लो। अगर कंपैरिजन मैं करूँगा कि श्रेयस अय्यर के बारे में सोच रहे हो या बीसी से ही सोचे, तो मैं चाहूँगा कि आप स्काई और तिलक वर्मा को वो मौका दो, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है अलग है। फिर मैं चाहूँगा अगर आपको एज ए विकेट कीपर में ऑप्शन, क्योंकि पंत नहीं है हमारे पास, एज ए विकेट कीपर आप ईशान किशन को खिलाते तो ओपनिंग खिलाओ। अगर ओपनिंग, क्योंकि शुभमन गिल और रोहित ही करेंगे जो सबको पता है, तो ईशान किशन को खिलाने का कोई पॉइंट नहीं बनेगा, वो वेस्ट जाएंगे। फिर आपके पास विकेट कीपर में दो ऑप्शंस हैं, एक के राहुल फिट होके जो आ जाएंगे, तो दूसरे संजू सैमसन। दोनों में से किसी को भी खिलाओ, भारत की टीम काफ़ी मजबूत रहेगी। के राहुल के बारे में मैं बताना चाहूँगा, के राहुल ने अच्छी सिचुएशन फेस की है, हाई प्रेशर मैचेस निकाले हैं। ठीक है, उनकी बैटिंग ना बहुत ज़्यादा टॉप लेवल की दिखी होगी किसी को, क्योंकि एवरेज खेलते हैं। एवरेज खेलने वाले मैं आपको बताऊँगा, राहुल द्रविड़ भी कोई बहुत अच्छे नहीं खेलते थे, एवरेज खेलते थे। एवरेज मतलब क्या होता है, इनिंग को बिल्डअप करना। जब आपकी बैटिंग कोलैप्स कर जाए तब वहाँ पे आपको कौन हैंडल कर सकता है, हैंडल करना हर किसी को नहीं आता। तो राहुल द्रविड़ जो हैंडल करते थे वहाँ पे, क्या राहुल वो रोल निभा सकते हैं। सो कृष, आप ये कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ये सारे पब्लिसिटी स्टंट्स के लिए करते हैं, फुटेज के लिए करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया के प्लेयर्स या टीम या परफॉर्मेंसेस किस तरीके से जा रहे हैं। ही इज़ जस्ट सेल्फिश एंड ही जस्ट थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ एंड ही जस्ट थिंक्स दैट इट्स इज ओनली हिम हु नीड्स टू डू वेल, हु शुड स्टे इन द न्यूज़, हु शुड गेट पब्लिसिटी, ताकि उनके एड्स चलते रहें, उनकी अर्निंग चलती रहे, वो न्यूज़ में बने रहे। तो आपको ये लगता है कि वो ऐसी टाइप ऑफ हरकतें जो करते हैं वो सिर्फ न्यूज़ में बने रहने के लिए और एक पब्लिसिटी स्टंट के वजह से करते हैं? देखो, एक बात तो क्लियर है कि ये करता फुटेज के लिए ही है। अब वो पब्लिसिटी इसको बैड मिले या गुड मिले मैटर नहीं करता, इसको बस पब्लिसिटी चाहिए। तभी आप देखोगे इसकी शक्ल इतनी गंदी रहती है वैसे ही, और ऊपर से ऐसे स्टाइल मार के उसको और गंदी बना लेता है। मेरी समझ में नहीं आती, पहले से ही तेरी शक्ल गंदी है तो वो अलग से क्यों बना रहे भाई। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जब इसने सिक्स मारा तो इसके चेहरे पे गिल्ट इतना था कि इसने तिलक वर्मा से आई कांटेक्ट तक नहीं किया, क्योंकि इसको गिल्ट दिखाई दे रहा था। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा, किसी ने पता नहीं नोटिस की नहीं की, वहाँ पे रोवन पॉवेल थे जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, वो भी हैरान थे कि हुआ क्या। अब वो देख रहे थे कि उनको लगा था सिंगल लेके यंगस्टर को देगा और उसकी सेंचुरी बनवाएगा, और जैसे उन्होंने सिक्स मारा तो रोवन पॉवेल का फेस एकदम से अलग था। वो पहले हार्दिक पांड्या की तरफ देख रहे थे शौक होके, ये क्या कर दिया, फिर वो तिलक वर्मा की तरफ देख रहे थे तरस खा के कि इस यंगस्टर बच्चे के साथ क्या कर दिया इसने। तो ये फुटेज खाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है। आप देखोगे बीच में माइक के पास जाके कुछ गंदे गंदे शब्द यूज करेगा, क्योंकि इसको फुटेज खाने की आदत होती है। अगर इसको फुटेज खाने की आदत नहीं होती तो नॉर्मली दूर से बात करता, जैसे कैप्टन है, ये हमेशा माइक के पास आता है। और आप कल देखोगे जो सिंगल आराम से इजीली हो जाने चाहिए थे, वहाँ जाके आराम से टहलते चलता है, फिर ये गधों की तरह गिर जाता है। मेरी समझ में नहीं आता क्यों कर रहा है, जब सिंगल इजीली हो रहा है तो इजीली लो ना। फुटेज खाने के लिए कुछ भी करता है। इसकी ये वाहियात हरकतें हमें बहुत इरिटेट कर देती है, फैंस का दिल भी दुखता है, बट क्या करें, हम इंडियन टीम में ऐसी पॉलिटिक्स चलती रहती है। ओके क्रिश, थैंक यू, दैट इज़ गुड इनफ फॉर दिस वीडियो। आई थिंक हमने कल के मैच के बारे में काफ़ी एनालिसिस कर ली हैं, काफ़ी हमने डाइसेक्शन एंड बाइसेक्शन कर ली है। सो वी हैव अंडरस्टूड दैट हार्दिक पांड्या डिड नॉट बिहेव हिमसेल्फ द वे ही शुड हैव बिहेव, दैट द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, द कैप्टन ऑफ द T20I टीम को जैसे कंडक्ट रखना चाहिए उन्होंने वैसा कंडक्ट नहीं रखा है। इनफैक्ट उन्होंने पब्लिक के सामने अपनी सेल्फ
रिस्पेक्ट कम ही कर दी है अपने प्लेयर्स के सामने, अपनी टीम के सामने. एंड यू नो आई डू नॉट अप्रिशिएट हिज एटीट्यूड फ्रॉम डे वन, बट उनका ये एटीट्यूड अब मुझे ऑन फील्ड सरप्राइज नहीं करता, क्योंकि बहुत लोग उनको स्टाइल स्टाइल के लिए एंड कूल एंड फन ऐसी चीज़ें टर्म करते थे. बट मुझे उनका पर्सनली स्पीकिंग तो एटीट्यूड डे वन से ज़्यादा पसंद नहीं है. So I do not like the way he behaves in public and on the cricket field and off the cricket field, and I am very very disappointed with whatever he's done with Tilak Verma yesterday. So I hope कि इस चीज़ का कोई करेक्टिव मेजर हो, कोई स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएं हार्दिक पांड्या से रिगार्डिंग हिज बिहेवियर. एंड we just hope and pray that we don't see all this nonsense happening yet again. That is it for this video. If you like the content, if you like the channel, if you like me, and if you like Krish, then you can subscribe to the channel, you can like the video, and you can leave your comments if you have any comments regarding yesterday's match or anything regarding this video. Thank you.